हेलो फ्रेंड्स। सैम्पलिंग कंसीडरेशन के बाद ये जो दूसरा वीडियो है ये सैम्पलिंग डिज़ाइन के संदर्भ में है। जैसा कि मेरे वीडियोस में आपको मालूम रहता है कि ये कई जगह से उठाए हुए कंटेंट हैं, बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे वेब सोर्सेज से, तो ये मेरा ओरिजिनल वर्क नहीं है। इस बार के लेक्चर का लर्निंग आउटकम यही है कि हमें हर प्रकार की सैम्पलिंग डिज़ाइन देखनी है, जिनको ब्रॉडली दो भागों में बांटा जा सकता है: प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइंस और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइंस। यहाँ पे ये मैं स्पष्ट कर दूँ कि लर्निंग आउटकम भले दो दिख रहे हैं, पर ये लेक्चर कुछ लंबा जाने वाला है, इसलिए आप जब चाहें तो ही इसे देखें। और इसीलिए इस वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे देख सकें, और साथ ही साथ अगर संभव हो तो कॉपी पेन लेके बैठें। सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पूरे पॉपुलेशन में से कुछ रिस्पोंडेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ कंपनीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दो तरह से हो सकती है: प्रोबेबिलिटी रिलेटेड सैम्पलिंग डिज़ाइन और नॉन प्रोबेबिलिटी रिलेटेड सैम्पलिंग डिज़ाइन। आइए देखते हैं ये क्या है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन का ज़्यादातर यूज़ कंक्लूसिव रिसर्च में होता है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि रिसर्च के तीन प्रकार होते हैं: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक नाम मैं भूल रहा हूँ, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कंक्लूसिव रिसर्च ही शायद उसका नाम था। तो ये डिस्क्रिप्टिव और कंक्लूसिव रिसर्च जो है उसमें यूज़ होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बेसिकली हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन का सबसे मेन उद्देश्य ये होता है कि इसमें से किसी भी सैंपल के किसी भी पार्ट के चुनने का जो चांस होता है वो नोन चांस कहलाता है। नोन चांस मतलब वो सिलेक्ट हो सकता है, पर नोन चांस का ये मतलब नहीं है कि इक्वल चांस है। कोई आवश्यक नहीं कि सबको बराबर ही मिले, पर हाँ ये है कि यदि वो उस पॉपुलेशन में से है तो उसे भी लिया जा सकता है, ये एक संभाव्यता बनती है। तो इसमें भी एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक प्रकार ऐसा आता है जिसमें हम बोथ नोन चांस और इक्वल चांस दोनों का ही ऑप्शन सैम्पलिंग में आता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइंस जो हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। पहला, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। दूसरा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तीसरा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। चौथा, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और पांचवा, क्लस्टर सैम्पलिंग। आइए अब इनको एक एक करके देख लें। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये विद रिप्लेसमेंट का अर्थ क्या है? मैं शायद आपको क्लास में बताया भी था कि सपोज़ मैं सभी बच्चों के नाम अलग अलग चिट में रख लूँ, उन चिट्स को फोल्ड कर लूँ और उसे एक बॉक्स में रख लूँ और उसमें से एक नाम पिक करूँ, एक चिट पिक करूँ, तो जो नाम आएगा वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अनुसार आएगा। यदि इस चिट को मैं वापस बॉक्स में रख देता हूँ तो ये विद रिप्लेसमेंट है। जैसे कि अगर अपने क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 चिट बनेगी, और अब मैं एक चिट उसमें से निकाल रहा हूँ तो उस चिट को निकालने की प्रायिकता क्या हुई? 1/50, मतलब 50 में से एक चिट निकालने की प्रायिकता हुई। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चल रही है। अब अगर हम इस चिट को वापस नहीं रखेंगे तो अगली बार जो हम चिट निकालेंगे उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/49, क्योंकि 50 चिट नहीं रही बॉक्स में, अब 49 चिट ही रही, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट में। लेकिन यहाँ विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो यानी कि जो चिट हमने निकाली उसे वापस बॉक्स में रखा तो नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है 50, वो सदैव 50 ही बना रहेगा। ये चित्र से भी यहाँ स्पष्ट है, आप देख सकते हैं। ये कुछ 10 संख्याएं हैं जो कि पॉपुलेशन में से हैं। अब इसमें से यदि एक रैंडमली ड्रॉ किया गया, मान लीजिए 5 वो संख्या आई, तो ये सैंपल की पहली यूनिट हुई। अब जब दूसरी यूनिट हम डाल रहे हैं तो आप देखिए ये 5 को वापस यहाँ रखा गया और फिर कोई निकाली गई, और मान लीजिए कि ये 7 आ गया।
हाँ, यहाँ पे आपका एक प्रश्न सही बन सकता है कि क्या वो संख्या 5 या 7 फिर से चुनी जा सकती है। जी हाँ, ये देखिए चौथी यूनिट जो निकली वो 5 फिर से आ गया। तो इस प्रकार से विद रिप्लेसमेंट में चीज़ों की बारंबारता होने की संभाव्यता है, रिस्पोंडेंट्स की बारंबारता होने की संभाव्यता है, कंपनीज की बारंबारता होने की संभाव्यता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कभी कभी हम किसी टेबल से भी निकालते हैं। जैसे ये एक छोटा सा टेबल है, मान लीजिए आपने किसी गांव में 50 रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करने हैं। उन रिस्पोंडेंट्स को आपने कोई संख्या दे दी, 1 2 3 4 5 6 50 करके। तो अब आपने इस नंबर टेबल में कहीं पे भी रैंडमली, चाहे आँख मूंद के, एक जगह आपने अपना उंगली रख दी 74। और अब आप 74 तो चूँकि आपके सैंपल में है नहीं, क्योंकि आपने 50 लोग ही लिए हैं, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट ले लेंगे 26, 87 भी आपके में नहीं है, 72 भी आपके में नहीं है, 97 भी आपके में नहीं है। और इस प्रकार से जो भी आपको अगली संख्या मिलते जाए, 28 नेक्स्ट आपका आइटम होगा सैंपल के लिए। और इस प्रकार से आप 50 में से 5 या 10 जो व्यक्ति चुनना चाहें उस प्रकार से चुन सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आपको नंबर बारंबार दिखेंगे। देखिए 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है। तो उस स्थिति में यहाँ पे भी बारंबारता बनेगी। तो रिस्पोंडेंट के क्षेत्र में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर कुछ कार्य विशेष में विद रिप्लेसमेंट बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसी के उलट विदाउट रिप्लेसमेंट की बात जब हम कर रहे हैं, तो हम जब बॉक्स में से कोई चिट उठा रहे हैं तो अब उस चिट को वापस बॉक्स में नहीं रख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके बॉक्स में संख्या कम होती जाएगी। जैसे पीछे हमारे एग्जाम्पल में 50 संख्या थी, तो जब हमने पहली चिट उठाई और उसे वापस बॉक्स में नहीं रखा, तो अब हमारे बॉक्स में 49 चिट रह जाएगी। तो हमारा डिनोमिनेटर 49 हो जाएगा। फिर एक चिट निकाल ली तो प्रायिकता हो जाएगी 1/48। अब जो हम अगली चिट लेना चाहेंगे, इस प्रकार से 1/47, 1/46, और इस प्रकार से हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज होती चली जाएगी और संभाव्यता बढ़ती जाएगी। क्योंकि 50 में से एक का सिलेक्शन थोड़ा कठिन है, 49 में से एक का सिलेक्शन कमोवेश थोड़ा सरल है, और इस प्रकार से और थोड़ा सा सरल होता चला जाएगा। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। यही चित्र में देखिए इसको समझाया गया है कि देखिए यहाँ से 5 हमने जब लिया तो 5 सैंपल में तो आ गया। अब देखिए इस चित्र में 5 गायब है, पीछे वाले चित्र में 5 यहाँ वापस रख दिया गया था। तो अब जो अगली संख्या ली गई वो 7 आ गई मान लीजिए। अब 7 भी हट गया, देखिए 7 और 5 यहाँ नहीं है। अगली संख्या 10 आई तो 10 भी आ गया, 10 यहाँ से हट गया। और आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन में से संख्या कम दिखती जा रही है, और यहाँ पे उसी संख्या के बराबर आने की चांस नहीं है। तो अगर रिस्पोंडेंट्स बार बार चुने जा रहे हैं तो उस स्थिति में हम विदाउट रिप्लेसमेंट का सहयोग ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ पे 5 2 बार आ गया था, यहाँ पे 5 2 बार नहीं है। ये दोनों ही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग्स की बात हो रही है, चाहे विद और विदाउट है। ये बेसिकली कंज्यूमर रिसर्च में उपयोग नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कंज्यूमर रिसर्च में एक्चुअली कंज्यूमर्स की साइज़, पॉपुलेशन साइज़ ही बहुत लार्ज होती है। क्योंकि जैसा कि हम लोग ने चर्चा की थी कि हम नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर सोप को यूज़ करने वाले कितने कंज्यूमर्स हैं। हम ये नहीं बता सकते सही कि एक पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक को यूज़ करने वाले एक पर्टिकुलर शहर में कितने लोग हैं, या एक देश की तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पर एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में भी बता पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए कंज्यूमर रिसर्च के क्षेत्र में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कम यूज़ होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वहाँ ज़्यादा यूज़ हो सकती है जहाँ पे पॉपुलेशन साइज़ नोन हो। जैसे कि हमें मालूम है कि नंबर ऑफ़ बैंक्स, ध्यान दीजिएगा हम बैंक ब्रांचेस की बात नहीं कर रहे, अभी फ़िलहाल हम नंबर ऑफ़ बैंक्स की बात कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि नेशनलाइज बैंक्स कितने हैं, प्राइवेट बैंक्स कितने हैं, उस तरह से। या अगर हम किसी लोकेशन विशेष, शहर विशेष में बैंक की ब्रांचेस भी लेना चाहें तो उनकी एक डेफिनेट संख्या पता चल सकती है, वहाँ पे सिंगल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ हो सकती है। पर इसका एक लिमिटेशन भी है कि ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं करता। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को समझना बड़ा ही आवश्यक है। अगर हम ये बात करें कि हम कुछ हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो कि अपर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के हो सकते हैं, तो उस स्थिति में अगर हम चिट से उठा रहे हैं तो ऐसा संभव है कि लोअर इनकम ग्रुप वाले ज़्यादा आ जाएं या हायर इनकम ग्रुप वाले ज़्यादा आ जाएं। तो हमारे पॉपुलेशन में अगर उनकी संख्या 10 10 10 ही है और हमारे सैंपल में
लोअर इनकम ग्रुप की संख्या 5 है, बाकी की संख्या 3 और 2 है, तो ये एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ सैंपल में। कायदे से सैंपल में भी उसी अनुपात में चीज़ें आनी चाहिए जैसा कि वो पॉपुलेशन में है। अभी आगे भी इसकी चर्चा होगी। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है कि ये रैंडम सैम्पलिंग के इस लिमिटेशन को ख़त्म करता है जो कि रिप्रेजेंटेटिवनेस का है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि सारे पॉपुलेशन जो हम ले रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। अगर एज की बात है तो एज के हिसाब से, कैलेंडर डेट के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से, और इस प्रकार से हम इसमें कुछ इस प्रकार से बढ़ते हैं कि सपोज़ अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन n है, मान लीजिए 50 है, और हमें सैंपल 10 लोगों का लेना है, n हमारा सैंपल की साइज़ है, 10 लोग लेने हैं, तो k जो है हम एक इंटरवल आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने इंटरवल के बाद हम उस ऑर्डर में, उस लिस्ट में लोगों को या कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बोला 50 और 10, यानी कि हर 5वीं संख्या हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो पहली संख्या का चुनाव होगा वो रैंडमली होगा। वो आप कहीं पे भी हाथ क्लिक करके, कहीं पे भी हाथ रख के, जैसे मान लीजिए शुरू में लिस्ट में कहीं पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 में कहीं पे भी आपका हाथ चला गया, सपोज़ वो 3 आया, तो वो 3 ही यहाँ पे ये C शो कर रहा है। आपने पहली कोई संख्या चुन ली, और अब उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है वो, उसके बाद हम उसमें K का ऐड कर देंगे। K मतलब वो इंटरवल का, जैसे कि यहाँ पे इंटरवल है 50/10 यानी कि 5। तो मान लीजिए अगर हमारी पहली संख्या 3 आई तो 3 + 5 8वें रिस्पोंडेंट को भी हम लेंगे। फिर अगला रिस्पोंडेंट ऑटोमेटिकली 8 + और 5 13वें रिस्पोंडेंट को लेंगे, और इस प्रकार से हम चल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं जैसे रिटेल स्टोर्स बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, किसी भी संख्या के हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करें, रिटेल स्टोर्स को एक ऑर्डर में लगा लें, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगा लीजिए, या चूँकि अगर हम इनकम ग्रुप की बात कर रहे हैं या उनकी अर्निंग ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हाई अर्निंग से लो अर्निंग तक लगा सकते हैं, लो अर्निंग से हाई अर्निंग तक लगा सकते हैं, और इस प्रकार से सिस्टमेटिकली उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चित्र के द्वारा देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, और सपोज़ हम 2 पर्सन्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो सेकंड पर्सन को अगर हमने पिक किया सैंपल के लिए पॉपुलेशन में से, तो अब एक छोड़ दूसरा 4th एलिमेंट आ जाएगा, फिर 6th, फिर 8th एंड सो ऑन सो फोर्थ। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से जो पहली यूनिट सिलेक्ट होगी वो तो रैंडमली सिलेक्ट होगी, लेकिन इसके आगे की जो यूनिट्स हैं वो नॉन रैंडम होंगी, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। इसलिए कभी कभी हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को मिक्स्ड सैम्पलिंग भी कह देते हैं। और ये सिंपल डिज़ाइन है, स्टैटिस्टिकली एफिशिएंट भी है, तो काफ़ी जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और शायद इसी वजह से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी सस्ता भी पड़ता है, और इसमें हमें बार बार सैम्पलिंग फ्रेम में ऊपर नीचे भटकने की आवश्यकता नहीं है। सैम्पलिंग फ्रेम को हमने एक अरेंज कर दिया है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ही हमें चीज़ें सिलेक्ट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे संख्या में 22 के बाद 32 आ गया, 32 के बाद 12 आ गया, तो हम संख्या में आगे पीछे भटक रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, इसलिए सैम्पलिंग फ्रेम में आगे पीछे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एलिमेंट्स के डुप्लीकेट होने के चांसेस को भी समाप्त कर देता है, क्योंकि 3 के बाद 8 आया, 8 के बाद 13 आया, तो इसमें डुप्लीकेसी की संभावना समाप्त है। और इसमें संपूर्ण सैम्पलिंग फ्रेम की भी आवश्यकता नहीं है वास्तव में। यदि हमें मालूम है कि हम एक शॉप के सामने खड़े हैं और हमें हर 10वें कंज्यूमर से अपनी बातचीत करनी है, तो हमें इस बात की जानने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितने कंज्यूमर उस शॉप पे आ रहे हैं, तो सैम्पलिंग फ्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि इसका एक लिमिटेशन है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए, यदि हमें ये देखना है कि सिनेमा हॉल जाने वाले लोगों की संख्या क्या है, और हमने रैंडमली जो पहली डेट सिलेक्ट की वो फ्राइडे निकली, तो और हम हर फ्राइडे ही जाना चाहते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि फ्राइडे को नई मूवीज़ लगती हैं, तो नए ज़्यादा लोग सिनेमा देखना पसंद करते होंगे, और इस प्रकार से एक बायस आ सकता है कि लोग सिनेमा ज़्यादा देखते हैं। जबकि अन्य वीकडेज पे अगर हम सिलेक्ट करते तो शायद वहाँ पे भी एक बायस आ जाता कि बहुत कम लोग सिनेमा देखते हैं।
स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग शायद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन का सबसे बेहतरीन मॉडल है ये। इसमें हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को, जिसको कि हम यूनिवर्स भी कहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं, जिसको पर्टिकुलरली हम स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में स्ट्रैटा बोलते हैं। ये स्ट्रैटा ऐसे होने चाहिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हो। ये दो वर्ड की मीनिंग जानना सबसे पहले अनिवार्य है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। यदि हम एक सिक्का लें और सिक्के को हम टॉस करें और हम ये मान लें कि सिक्के के खड़े रहने की संभावना सबसे कम है, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल ही आएगा, तो दो ही संभाव्यता बनती है, हेड और टेल, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यानी कि अगर हेड आया तो टेल कतई नहीं आएगा, और अगर टेल आया तो हेड कतई नहीं आएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जानकारी यहाँ पे हुई। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब कि इस प्रकार से यदि हम 10 बार टॉस करते हैं और सपोज n नंबर ऑफ हेड आया और n एक दूसरा नंबर k नंबर टेल आया, तो n प्लस k इज इक्वल टू 10 ही होगा, क्योंकि हमने 10 बार टॉस किया है, या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का अर्थ ये है कि जब हम इन सभी संभाव्यताओं को योग कर देते हैं तो उसका मान उतना ही आना चाहिए जितना सैंपल में हमने संख्या ली है। तो ये एक बेहतरीन डिज़ाइन मुझे लगी यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए कि सपोज़ कुछ स्क्वायर्स हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं हमारे टोटल पॉपुलेशन में। उसमें से हमने स्ट्रैटा बना लिया, स्क्वायर्स को एक तरफ कर लिया, सर्कल्स को एक तरफ कर लिया, ट्रायंगल्स को एक तरफ कर लिया, और उसमें से अपने हिसाब से हमने कुछ स्क्वायर्स रैंडमली सिलेक्ट करना है तो आप रैंडम टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं, और कुछ सर्कल्स और कुछ ट्रायंगल्स सभी का समावेश किया। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस की भी समस्या समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि सर्कल को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। और केवल इतना ही नहीं, अगर ये 3 3 3 की संख्या में है तो सभी का लगभग बराबर प्रोपोर्शन में लिया गया है। इसलिए ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये डायग्राम। अगर आप देखें कि सभी प्रकार के चीज़ों का समावेश भी है और सभी प्रकार की चीज़ों का सही मात्रा में समावेश भी है। एडवांटेज क्या है? ये बहुत ही यूज़फुल डिज़ाइन है, क्योंकि आजकल जो हम रिसर्च करते हैं वो केवल इतनी ही नहीं है कि कितने लोग इस पर्टिकुलर सामग्री का उपयोग करते हैं, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि कितने इनकम ग्रुप के लोग इस पर्टिकुलर सामग्री का यूज़ करते हैं, या किस एज ग्रुप के लोग इस पर्टिकुलर सामग्री का उपयोग करते हैं। तो उस स्थिति में कंपोनेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, हम खुद ही यूनिवर्स के कंपोनेंट बना देते हैं, एज वाइज, जेंडर वाइज, इनकम वाइज, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि उसमें कितने लोग आते हैं। तो ये सैम्पलिंग यहाँ हेल्प करती है। और ये स्ट्रैटिफाइड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में रिप्रेजेंटेटिवनेस की समस्या आ सकती है, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिवनेस की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने सभी पॉपुलेशन के हर स्ट्रैटा को सिलेक्ट किया है और उस स्ट्रैटा में से एक कमोबेश इक्वल प्रोपोर्शन लेने की ही कोशिश की है। अब इस स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से संबंधित कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल, व्हाट क्राइटेरिया शुड बी यूज्ड फॉर स्ट्रैटिफाइंग द यूनिवर्स, मतलब कितने स्ट्रैटा बनाए जाएं। तो बहुत अच्छा तो ये है कि हर उतने स्ट्रैटा बनाइए जितना आप अच्छा समझ सकते हैं। तो जितने भी होमोजिनिटी दिखे, होमोजिनिटी मतलब अगर आपको 10 साल के लोग 15 दिखें तो उसका एक स्ट्रैटा बनाइए, 11 साल के लोग भी 14-15 दिखें तो 11 साल का अलग स्ट्रैटा बनाइए। और हेट्रोजेनिटी का अर्थ ये है कि एक स्ट्रैटा में एक ही टाइप के लोग हों, एक ही टाइप की चीज़ें हों, उसका समावेश दूसरे तरह की चीज़ों में ना हो। ये जो वर्डिंग है, एलिमेंट्स आर होमोजेनस विद इन द स्ट्रैटा वेयर एज देयर शुड बी हेट्रोजेनिटी बिटवीन स्ट्रैटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर स्ट्रैटा या ग्रुप में एक ही टाइप के लोग हों, जबकि दो अलग अलग स्ट्रैटा में बिल्कुल ही विभिन्न टाइप के ग्रुप के लोग हों। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लें तो हम अपनी क्लास में बच्चों को मेल और फीमेल में बांटते हैं, तो नेचुरली सारे मेल एक ग्रुप बन जाएगा, एक स्ट्रैटा हो जाएगा, और सारे फीमेल एक ग्रुप बन जाएगा, एक स्ट्रैटा हो जाएगा। तो मेल का कोई पर्टिकुलर व्यक्ति फीमेल स्ट्रैटा में बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, फीमेल स्ट्रैटा का कोई पर्टिकुलर व्यक्ति मेल स्ट्रैटा में नहीं पाया जाएगा। तो इन दोनों के बीच हेट्रोजेनिटी है जेंडर वाइज, और ये दोनों
जो है सेम टाइप के कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, इसलिए उस स्ट्रैटा विशेष में होमोजेनिटी बनती है। तो इसीलिए आपने देखा कि ये स्ट्रैटिफिकेशन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के हिसाब से ज़्यादा बनता है, एज वाइज, इनकम वाइज, एजुकेशन वाइज, जेंडर वाइज। यानी कि एज वाइज हम लोग ने बहुत बार देखा होगा क्वेश्चंस में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से बांट देते हैं। इनकम वाइज हायर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप। एजुकेशन वाइज 10th तक पढ़े हैं, 12th तक पढ़े हैं, यूजी किए हैं, पीजी किए हैं या पीएचडी भी किए हैं। जेंडर वाइज मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। तो कंपनीज़ के क्षेत्र में भी हम इनको स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं उन कंपनी की साइज़ के हिसाब से, चाहे आप बैलेंस शीट साइज़ ले लीजिए, चाहे मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लीजिए। इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं तो उनको हम इंडस्ट्री वाइज पहले बांट सकते हैं कि कौन सी फार्मा की है, कौन सी क्लोथ्स की है, कौन सी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, या फिर उनको प्रॉफिट्स के हिसाब से भी हम बांट सकते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि कितने ग्रुप बनाए जाएं, कितने स्ट्रैटा बनाए जाएं। तो जितना संभव हो उतने स्ट्रैटा बनाना चाहिए ताकि होमोजेनिटी मेंटेन रहे। पर ये बात भी सही है, ये तो कॉमन सेंस कह रहा है, प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि हम केवल उतने ही स्ट्रैटा बनाएं जो हमारी टेबुलेशन को कठिन ना करे, हमारे सर्वे को कठिन ना करे, हमें ज़्यादा कॉस्ट ना लगानी पड़े, हमारा सैम्पलिंग फ्रेम भी बहुत ज़्यादा कठिन ना हो जाए। यानी कि हमें इन दोनों के बीच का एक एक्चुअल पाथ लेके चलना है कि स्ट्रैटा कितना बनाया जाए। एक कॉमन एग्जांपल देखिए, जैसे एज की ही बात चल रही है तो 10 साल के लोग 11 साल के लोग से अलग होंगे, लेकिन हम 0 to 10, 10 to 20 ऐसा मान के ग्रुपिंग कर देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हर एक साल के लिए अलग अलग स्ट्रैटा हो और फिर उसका अध्ययन करना, उसके टेबल बनाना बहुत ही जटिल विषय हो सकता है। एक दूसरा सवाल आता है कि सैंपल साइज का एप्रोप्रिएट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे भी हमको ये देखना है कि सैंपल इतनी कम भी ना हो, इतने ज़्यादा भी ना हो कि हम उसको स्ट्रैटा मान ही ना सकें। हो सकता है कि एक स्ट्रैटा में एक ही हो और दूसरे स्ट्रैटा में 15 हो, तो उस स्थिति में सैम्पलिंग हमारी गड़बड़ हो सकती है। अब यदि हमें टोटल पॉपुलेशन संख्या कैपिटल N है और हमारे पास 3 स्ट्रैटा हैं जिनकी अपनी पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, N1, N2, N3 है, तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि टोटल पॉपुलेशन इन्हीं स्ट्रैटा के योग से बनेगी, N1, N2 प्लस N3। जैसे कि मान लीजिए हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, तो जितना भी इनकम वाइज पॉपुलेशन है वो इसमें आ जाएगा। और ये स्ट्रैटा अपने आप में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं, यानी कि हायर इनकम ग्रुप मिडिल इनकम ग्रुप से कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, मिडिल इनकम ग्रुप इन दोनों से कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है और इन तीनों को जोड़ने पे हमें टोटल पॉपुलेशन प्राप्त हो जाती है। तो ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। ये चित्र से भी क्लियर है कि अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन ये है N, कैपिटल N, तो ये 3 स्ट्रैटा से मिलके बनी है और यहाँ प्लस का साइन लगा है। अब मान लीजिए हमें सैंपल साइज स्मॉल n लेनी है, तो हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि तीनों स्ट्रैटा N1, N2, N3 से कुछ ऐसा प्रोपोर्शन लिया जाए कि वो एक अच्छा सिस्टम दिखे। तो मैं बैक जा रहा हूँ। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास 2 स्कीम्स होती हैं। देयर आर 2 स्कीम्स। एक है प्रोपोर्शनेट एलोकेशन। प्रोपोर्शनेट एलोकेशन में हम उसी प्रोपोर्शन में लेते हैं जिस प्रोपोर्शन में हमारे स्ट्रैटा हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, यहाँ देखिए ये सैंपल के संदर्भ में है। हमें पहले स्ट्रैटा से कितना सैंपल लेना है डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल साइज हमारी कितनी है, शुड बी इक्वल टू हमारे पहले स्ट्रैटा की टोटल पॉपुलेशन कितनी है कैपिटल N1 डिवाइडेड बाई हमारे टोटल पॉपुलेशन कितनी है। वास्तव में हमें N1 की जानकारी प्राप्त करनी है और इसलिए हम इस N को यहाँ ले जाते हैं, त्रिय गुणा के द्वारा यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, N1 इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल N1 अपॉन n, जिसका अर्थ ये है कि यदि हमें मालूम है
कि 100 लोग हैं जिसमें से 50 लोग हायर इनकम ग्रुप के हैं, तो उस 50 लोग हायर इनकम ग्रुप में हमें अगर हमें 100 लोगों में से 20 लोगों का चुनाव करना है तो हमें अपनी सैंपल साइज़ भी मालूम है, तो उसमें से N1 कितना आएगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। और इसी तरीके से आप स्ट्रेटा 2 स्ट्रेटा 3 के लिए भी करेंगे तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा सिस्टम है डिस्प्रोपोर्शनेट एलोकेशन सिस्टम। यहाँ पे हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले लेते हैं। जैसे कि जब कभी हमें रिजल्ट दिखाना हो, खासतौर से सपोज बैंक्स को दिखाना है, तो वो हायर इनकम ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस उन्हीं से होता होगा, ज़्यादातर लोन वही लेते होंगे, ज़्यादातर डिपॉजिट्स वही जमा करते होंगे। तो इस प्रकार से डिस्प्रोपोर्शनेट एलोकेशन सिस्टम के द्वारा भी हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। पर हालांकि मेरी पर्सनल समझ ये कहती है कि प्रोपोर्शनेट एलोकेशन स्कीम ज़्यादा अच्छी मानी जानी चाहिए। अब आ जाते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 5वें टाइप के सैंपल डिज़ाइन में, ये है क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग क्लस्टर्स बना लेते हैं जो कि हेट्रोजिनस नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो क्लासेस बनती हैं, क्लासेस के कई सेक्शंस बनते हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये जो डिफरेंट सेक्शंस हैं इसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, तो ये एक होमोजेनिटी वहाँ उस तरीके की नहीं शो हो रही। लेकिन अपने आप में ये एक क्लस्टर्स हैं कि सेकेंड सेमेस्टर का क्लस्टर अलग है, थर्ड सेमेस्टर का क्लस्टर अलग है, फोर्थ सेमेस्टर का क्लस्टर अलग है, सो ऑन सो फोर्थ। तो क्लस्टर्स के बीच में तो होमोजेनिटी है क्योंकि वो छात्र ही है, छात्रों की बात हो रही है, लेकिन उस क्लस्टर्स के भीतर हेट्रोजेनिटी है। ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमारे स्ट्रैटा के भीतर होमोजेनिटी होती थी और डिफरेंट स्ट्रैटा के भीतर में हेट्रोजेनिटी होती थी। यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं उसमें हेट्रोजेनिटी है। इसको अपने आप देख लीजिए कि एमकॉम 4th A और एमकॉम 4th B हर मायने में सेम है, शायद उनकी डेट ऑफ बर्थ भी उसी ईयर्स की होंगी, लड़के लड़कियाँ भी वही हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्लस्टर्स के रूप में अलग अलग माने जा रहे हैं। 4th A एक अलग क्लस्टर है, 4th B एक अलग क्लस्टर है जो हेट्रोजिनस नेचर के हैं। लेकिन चूंकि वो छात्र हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सेम सेमेस्टर में हैं, तो उनके अंदर एक होमोजेनिटी भी है। इसी प्रकार से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप जानते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, और उनके भीतर उनके अपने अपने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और कुछ वर्कर्स होते हैं। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एक अलग अलग क्लस्टर्स हो गए। फाइनेंस सेक्शन अलग क्लस्टर हो गया, HR सेक्शन अलग क्लस्टर हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये अगर मान लीजिए ये इस तरह के 6 क्लस्टर्स हमने बना लिए और सैंपल के लिए हमने उसमें से केवल 2 ही क्लस्टर चूज़ कर लिए, तो ये हमारा रहा। देखिए इन क्लस्टर्स के बीच में हेट्रोजेनिटी है, कहीं पे 2 ब्लू हैं, 1 रेड है, कहीं पे 1 ब्लू है, 2 रेड हैं, और इस तरीके से हम किसी को भी चुन सकते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग करने पे हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, और क्लस्टर जो है वो हेट्रोजेनस एलिमेंट को नहीं समाहित कर सकता है। ये उस पॉपुलेशन के लिए अच्छी है जो वाइडली स्प्रेड है। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइंस के एक थोड़ा सा जिस्ट है। सिंपल रैंडम सैंपल आपने कहीं से भी उठा लिया, सिस्टमैटिक सैंपल हर उसी अंतराल पे आप उठा रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपल आपने अलग अलग कलरिंग को अलग अलग कर दिया, 6 हैं तो 2 उठा लिए, 9 हैं तो 3 उठा लिए, और क्लस्टर सैम्पलिंग आपने अलग अलग क्लस्टर्स में से फाइनेंस सेक्शन, मार्केटिंग सेक्शन, HR सेक्शन, उसमें से किसी 2 सेक्शंस को आपने पूरा का पूरा उठा लिया। अब आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन में। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन बाकी 2 को छोड़ते हुए, जो हमने बात की थी डिस्क्रिप्टिव और कंक्लूसिव, उनको छोड़ते हुए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज़ होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कुछ चीज़ों को एकदम शुरू से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे न्यू प्रोडक्ट अगर हमें लॉन्च करना है मार्केट में, तो वहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की आवश्यकता हो सकती है। और वहाँ पे हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कि नोन चांस होता है,
किसी भी एलिमेंट के सिलेक्ट होने का। यहाँ पे नोन चांस की बात नहीं है, यहाँ पे हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जो नज़दीक पड़ा है उसको उठा लिया, जिस रिस्पोंडेंट को हम जानते हैं उसको ले लिया, इस तरीके से काम करते हैं। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो 50 ही हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से मैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकता हूँ फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनको फ़ोन पे बोल दिया कि आप ये काम कर दीजिए। यहाँ पे इस तरीके का सैम्पलिंग हो रही है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी 4 तरह की सैम्पलिंग आती हैं। पहला कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दूसरा जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग, तीसरा स्नोबॉल सैम्पलिंग और चौथा कोटा सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग नाम से ही क्लियर है, जो सुविधाजनक लगे रिसर्चर को वो ही कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। तो जनरली हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों से कुछ पूछ लेते हैं, फ्रेंड्स को पूछ लेते हैं, फैमिली मेम्बर्स से जानकारी ले लेते हैं, या अगर हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत हुई तो पासर बाई से पूछ लिए। जैसा कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि आप गए और शॉपकीपर के पास उससे अनुमति लेके खड़े हो गए, और शॉपकीपर के पास जो भी व्यक्ति आ रहे हैं कुछ परचेज़ करने, उनमें से आपने कई लोगों को अप्रोच किया और उसमें से कुछ लोग जवाब देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो आप कन्वीनियंस के हिसाब से जितने लोगों ने जवाब दिया उन सबको संग्रहित कर लिया और उसी से आपने अपना टेबुलेशन और एनालिसिस कर ली, वही आपकी रिसर्च हो गई। तो ये कुछ उसी तरह का एक चित्र है कि एक व्यक्ति एक पार्क में जाता है जहाँ कई तरह के कई अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और उसमें से वो कहता है कि आई विल चूज़ समवन हेयर फॉर द सर्वे। मैं किसी को चुन लूँगा, ऐसा कुछ सोच के नहीं आया हूँ कि गर्ल हो, बॉय हो, मिडिल एज ग्रुप हो या कोई चाइल्ड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो मुझे लगा वो ये है कि जैसे ही कोई मूवी रिलीज़ होती है तो पहला शो देखने के बाद सिनेमा हॉल के बाहर जो है टीवी एंकर आपके पास खड़े हो जाते हैं उस मूवी के बारे में ओपिनियन लेने के लिए। जैसे कुछ लोग मुँह छुपा के भाग जाते होंगे क्योंकि वो शायद क्लास छोड़ के क्लास में पढ़ने आए, मूवी देखने आए हुए हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छे से राय देते हैं अपनी उस मूवी के बारे में। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग एक सेल्फ सिलेक्टेड पद्धति है। रिसर्चर जिसको चाहे सिलेक्ट करता है, जिसको ना चाहे सिलेक्ट नहीं भी करता है। तो यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं है। ये ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपके नज़दीक कौन है और उस हिसाब से आप काम करते हैं। जजमेंटल सैम्पलिंग थोड़ा सा कन्वीनियंस सैम्पलिंग से अच्छा माना जाना चाहिए। जजमेंटल सैम्पलिंग में हम ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जिसको उस प्रश्नों की, उस सब्जेक्ट की समझ हो, और एक हिसाब से हम उन एक्सपर्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। तो यदि हमें मालूम है कि हमें मोबाइल के बारे में जानकारी चाहिए, तो शायद हमें मालूम हो कि हमारे दोस्तों में किसको मोबाइल की ज़्यादा समझ है, कौन उसके फ्रेम, उनकी बैटरी, उनकी इंटरनेट स्पीड वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है, तो हम उसको अप्रोच कर सकते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग के लिए। अगर हमें मार्केटिंग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो हम अपने मार्केटिंग टीचर को अप्रोच करते हैं। अगर हमें फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी एनालिसिस, कंपनी डेटा को जानना है तो हम फाइनेंस के टीचर को अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये उस फील्ड के कुछ एक्सपर्ट हैं। तो ये चित्र भी ऐसा ही कुछ दिखा रहा है कि हम सिलेक्टिवली किसी व्यक्ति विशेष को उठा रहे हैं क्योंकि हमें जजमेंटल सैम्पलिंग करनी है, और ये शायद यह व्यक्ति उस फील्ड का एक्सपर्ट है। हालांकि जजमेंटल सैम्पलिंग में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि कहा नहीं जा सकता कि ये रिज़ल्ट बहुत प्रिसाइज है, क्योंकि एक्सपर्ट्स में भी अपने बायस हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हमने यूज़ किया, जैसे कि हमने बताया था कि न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते समय हम उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को ला सकते हैं। और जजमेंटल सैम्पलिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग में होता है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मार्केटर्स से मिलें जो और आगे चल के कस्टमर्स तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुँचा सकें। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में तीसरी तरह की जो सैम्पलिंग आती है वो स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक्चुअली स्नोबॉल का मतलब कुछ इस तरह से है कि अगर आपने कभी देखा हो कोई वीडियो कि अगर हम ऊंची पहाड़ी से नीचे की तरफ कोई बर्फ़ का गोला बना के भेजें तो वो और भी बर्फ़ चिपकाते हुए नीचे तक और बड़ा गोला बन के पहुँचता जाता है। तो यहाँ पे भी हमारी अप्रोच ऐसी है कि हम
अगर हमें किसी स्पेशलाइज्ड लोगों को पकड़ना है, जैसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, या एक अजीब सा क्वेश्चन है कि फैमिलीज विद ट्रिपलेट्स, ऐसे परिवार जहाँ पे एक साथ 3 बच्चे, 3 संतानें उत्पन्न हुई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पहला कोई ऐसा कॉन्टैक्ट पकड़ सकें। यही सबसे कठिन काम है, पहला कोई ऐसा कॉन्टैक्ट पकड़ सकें अपनी जानकारी में जिनके पास ट्रिपलेट्स हों, जिनके 3 बच्चे एक साथ हुए हों, और उनसे पूछ सकें कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा है क्या जो जिनके ट्रिपलेट्स हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने कोशिश की कि हमने 2 लोगों से मिले, एक ने बोला हाँ मुझे कुछ जानकारी है, उन्होंने 2-3 नाम बताए, आप उन 2-3 नाम में से गए, कुछ सही पाए गए, कुछ गलत पाए गए, वहाँ से आगे बढ़े, और इस तरीके से हम स्नोबॉल सैम्पलिंग के तहत अपने सैंपल्स प्राप्त करते जाते हैं। तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, एक एक करके हम कड़ी बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग भी कुछ इस तरह से लगता है कि जैसे हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की थी। यहाँ पे भी हम डिफरेंट कोटा बांट देते हैं। अगर हमारे पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, जिसमें से कह लीजिए 50 मेल हैं, 50 फीमेल हैं, उन 50 मेल में से 25 ऐसे हैं, मैं बहुत ही ईजी एग्जांपल ले रहा हूँ, 25 ऐसे हैं जो 50 साल से कम एज के हैं, 25 ऐसे हैं जो 50 साल से ज़्यादा एज के हैं, फीमेल्स में भी कमोबेश ऐसा ही है, 25-50 साल से एज के ऊपर की हैं, 25-50 साल से एज के नीचे की हैं। तो हम एक कोटा डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमें 4 लोग सिलेक्ट करने हैं तो क्यों ना हम हर जगह से एक व्यक्ति सिलेक्ट कर लें, यानी कि एक पुरुष जो 50 साल से ऊपर का है, एक पुरुष जो 50 साल से नीचे का है, एक महिला जो 50 साल से ऊपर की है, और एक महिला जो 50 साल से नीचे की है। ये देखिए जैसे यहाँ पे हमने एक कोटा सेट किया कि मेल अबव 50 ईयर्स, तो ये अगर हमारे पास कुछ पॉपुलेशन है अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की, तो उसमें से हमने ऐसे लोग चुन लिए जो मेल हैं और जिनकी एज 50 साल से ऊपर की है। ये एक आपका कोटा बन गया। तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से जैसी लगती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम सैंपल रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हमने स्ट्रेटा तो बना लिया, लेकिन अब जब उसमें से हम कोई भी चीज़ पिक करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होती है। लेकिन यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग में हमने कोटा तो बना लिया, हमने इस तरह के कई कोटे बना लिए, कई ग्रुप बना लिए, सब ग्रुप बना लिए, लेकिन अब उसमें से भी हम कन्वीनियंस के हिसाब से उन लोगों को लेंगे जो जवाब देने के लिए स्वयं राजी हों या जिनको हम ईजिली अप्रोच कर सकते हो। तो इसलिए रिज़ल्ट थोड़ा सा हमारा डगमगा सकता है और हम कोटा सैम्पलिंग के रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते। ये डिज़ाइन जो है बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, काफ़ी सस्ती पड़ती है हमारे लिए। इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि हमें रैंडम सैम्पलिंग के लिए पहले या तो हम स्ट्रैटेजिकली अरेंज करें, चिट बनाएं, रैंडम सैंपल लें, नंबरिंग दें, फिर उसमें से चूज़ करें, काफ़ी कठिनाई है। और इसमें कोई सैम्पलिंग फ्रेम की भी आवश्यकता नहीं है हमें। पर इसमें दिक्कत यह है कि अगर हमने बहुत सारे कंट्रोल लगा दिए कि मेल 50 साल से ऊपर, जिनके बाल अभी भी काले हों, तो ये थोड़ा सा कठिन होता चला जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसे कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम रखने पड़ेंगे ताकि हमारा कोटा निर्धारित हो सके। साथ ही साथ हमें ऐसे कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने चाहिए जो हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव से मैच करते हों। हमें मेल 50 साल से ऊपर क्यों चाहिए? यदि हम फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं तब तो हमें ऐसे मेल चाहिए जिनकी इनकम 50,000 से ऊपर की हो, तब शायद ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स बने। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोटा सैम्पलिंग में हम चूँकि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, तो जो हमें फेवरेबल रिस्पांस देते हैं उनको हम अपने सैंपल में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जो हमें फेवरेबल रिस्पांस नहीं देते उनको हम अपने सैंपल में इनकॉर्पोरेट नहीं करते, और रिजल्ट्स लेस रिलायबल हो सकते हैं। तो ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जिस्ट है, जिसमें आपने देखा कि कन्वीनियंस सैंपल आपने नज़दीक के लोगों को ले लिया, पर्पजिव सैंपल आपने जो आपका पर्पस फुलफिल करते हो, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो, आपने उनको अप्रोच किया। स्नोबॉल सैंपल आपने कुछ लोगों को अप्रोच किया जो उस गुणवत्ता, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं, उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि आप किन्हीं को जानते हैं, उनको अप्रोच किया। और ये वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपल सिंपली उसी तरीके से है कि आप किसी से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, और साथ ही साथ मैंने डायग्राम्स जहाँ से लिए हैं उनका भी जिक्र पीछे किया हुआ है। यदि कुछ मिस्टेक होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू। आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो वेलकम हैं।
थोड़ा जल्दीबाजी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, क्योंकि 55 स्लाइड्स का ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, तो मुझे लगा कि कहीं इसको रिकॉर्ड करते करते 1 घंटा न लग जाए और फिर आप उतना अच्छे से इसको पढ़ना नहीं चाहेंगे, समय नहीं देना चाहेंगे। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इस YouTube वीडियो में जो YouTube वीडियो का डिटेल दिया होता है, वहाँ पे मैं इसी PPT की एक PDF बना के रख रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके पास मेरे कॉलिंग नंबर भी है, तो आप कॉल करके भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।